तो पहला टॉपिक स्ट्रिंग एरे शॉर्टिंग, string array sorting, and second topic is function. ओके तो पहले हम एक स्ट्रिंग एरे लेता हूँ, दैट इज कैर ARR ऑफ, यहाँ पर 4 रोज लेता हूँ और हर रो में 20 कैरेक्टर्स रहेगा. ओके तो इस 4 स्ट्रिंग वाला ये जो एरे, इसको हमें अल्फ़ाबेटिकली शॉर्टिंग करना होगा. तो ये हम इनिशियलाइज कर ही लेता हूँ. तो इसके अंदर कुछ कंट्रीज का नाम लेता हूँ, दैट इज इटाली एंड से ब्राज़ील एंड से जर्मनी एंड USA. Okay. तो इस 4 कंट्रीज ने हमको अल्फ़ाबेटिकली शॉर्टिंग करना होगा. तो शॉर्टिंग का जो टेक्निक हम वही लेता हूँ, दैट इज़ बबल शॉर्टिंग, हमने जो पहले देखा था. ओके तो बबल शॉर्टिंग में क्या होता है कि हमको कंसेक्यूटिव 2 एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ता है. ओके बबल शॉर्टिंग, that is here we have to compare 2 consecutive elements. Okay. 2 consecutive elements को हमें कंपेयर करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर तो 4 कंट्री है, मतलब ऐसा. Okay, इसको अगर साइड बाई साइड कर दो, ओके ऐसा. तो पहला है इटाली, उसके बाद ब्राज़ील. तो हमको पहले ये इटालियन ब्राज़ील के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है. तो जो बड़ा है वो बाद में जाएगा. ओके मतलब यहाँ पर तो इटाली बड़ा है क्योंकि वो तो एस की वैल्यू चेक करेगा. पहले ये जो आई का एस की वैल्यू एंड बी का एस की वैल्यू, ये दोनों एस की वैल्यू चेक करेगा. तो आई का एस की वैल्यू अगर बी का एस की वैल्यू से बड़ा है, तो आई का एस की वैल्यू तो बड़ा ही है बी का एस की वैल्यू से, तो इसका मतलब इटाली बड़ा है. तो इटाली इज ग्रेटर देन ब्राज़ील, मतलब इटाली बाद में जाएगा और ब्राज़ील पहले आएगा. ओके तो यहाँ पर पहले आएगा ब्राज़ील, उसके बाद इटाली, और बाकी जो अभी एज इट इज़ रह जाएगा जर्मनी एंड USA. ओके तो यह पहली बार. और इसके बाद इटालियन जर्मनी को कंपेयर करूंगा. ओके तो यहाँ पर भी आई बड़ा है, इटाली इज ग्रेटर देन जर्मनी, आई इज ग्रेटर देन जी, एस की वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन एस की वैल्यू ऑफ जी. सो यहाँ पर भी इटाली इज ग्रेटर देन जर्मनी. सो यहाँ पर भी ब्राज़ील तो एज इट इज रहेगा और जर्मनी यहाँ पर चला जाएगा. ओके और इटाली चला जाएगा यहाँ पर, और USA तो रह जाएगा. और फिर से हम इटालियन USA के बीच में कंपेयर करूँगा. तो आई तो छोटा है और यू बड़ा है, यू का एस की वैल्यू तो आई से बड़ा है. तो इसके लिए इटाली तो अभी छोटा ही है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ये रह जाएगा. ओके तो अब देख रहा हूँ कि इस पास का जो फिनिश हुआ है, इसका एंड में, इस पास का एंड में ये USA सबसे जो बड़ा स्ट्रिंग
ये लास्ट में ही है। तो हम इसको हम छोड़ के बाकी जो स्ट्रिंग है, बाकी जो 3 स्ट्रिंग है, इसको लेकर हम काम करूँगा। तो यह है पास 1, इसको बोल रहा हूँ पास 1, और बाकी जो 3 स्ट्रिंग है दैट इज़ ब्राज़ील, जर्मनी एंड इटली, इसको लेकर अभी काम करूँगा। तो अभी जो होगा दैट इज़ पास 2। तो फिर से हम ब्राज़ील एंड जर्मनी के बीच पे कंपेयर करूँगा। ब्राज़ील तो छोटा ही है जर्मनी से, मतलब बी तो जी से छोटा है, मतलब ब्राज़ील जर्मनी से छोटा है। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ये रह जाएगा। और इसके बाद चेक करना जर्मनी एंड इटली, तो यहाँ पर भी आई बड़ा है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज़ ये रह जाएगा। ये लिस्ट ऑलरेडी शॉर्टेड ही है, लेकिन कंपैरिजन तो होगा ही। ओके क्योंकि कंप्यूटर का तो कुछ पता नहीं है कि ये शॉर्टेड है या नहीं, इसलिए कंपैरिजन तो होना ही है। तो अब ये बैठ गया, और लास्ट जो वर्ड इटाली, इसको छोड़ सकता हूँ हम, और बाकी जो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग, इसको लेकर हम फिर से काम करूँगा। दैट इज़ यहाँ पर होगा पास 3। और ब्राज़ील जर्मनी ये भी तो शॉर्टेड ही है, तो ब्राज़ील जर्मनी से छोटा ही है, तो लेकिन कंपैरिजन तो होगा, तो एज इट इज़ ये दोनों ही रह जाएगा। ओके, तो अब ये पूरा लिस्ट शॉर्टेड हो चुका है। ओके, तो पहले आएगा ब्राज़ील, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली, उसके बाद यूएसए। ओके, तो अब यहाँ पर जो देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ पास, पहला पास है पास 1, यह है पास 2 एंड पास 3। सो 3 पास हुआ है। तो हमारा पास 4 आइटम था 4 स्ट्रिंग था, इसलिए 3 पास हुआ है। दैट इज नंबर ऑफ पास नंबर ऑफ आइटम से एक कम होगा। ओके, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पास जो होगा दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स माइनस 1। ओके, और हर पास में कितना कंपैरिजन हो रहा है? पहला पास में 1 2 3 कंपैरिजन था, 4 आइटम था, लेकिन 3 कंपैरिजन, मतलब एक कम हो रहा है। और पास 2 में 3 आइटम था, यहाँ पर 2 कंपैरिजन, यहाँ पर भी एक कम हो रहा है। और पास 3 में 2 आइटम था, 1 कंपैरिजन, यहाँ पर भी एक कम। दैट इज नंबर ऑफ comparisons equal to number of items in that pass. Okay, number of comparisons in each pass equal to number of items in that pass minus 1. Okay, तो यही हमारा फॉर्मूला। तो इसके लिए 2 लूप चाहिए। पहला है ये नंबर ऑफ पास के लिए, और दूसरा है नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए। नंबर ऑफ पास के लिए होगा आउटर लूप, ये होगा आउटर लूप, एंड नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए होगा इनर लूप। ओके, 2 लूप चाहिए, नंबर ऑफ पास के लिए एंड नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर आता हूँ। तो दैट इज पहला है फॉर लूप नंबर ऑफ पास के लिए, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर तो 4 आइटम्स है, हम 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो हम n ही कर लेता हूँ यहाँ पर, n इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर लिखता हूँ n माइनस 1 एंड i प्लस प्लस।
और इसके अंदर होगा नंबर ऑफ कंपैरिजंस का जो पास, दैट इज इन जे इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो कंपैरिजन का पास है, इसलिए हम यहाँ पर एरे का जो 0th आइटम, ओके, इसके साथ फर्स्ट आइटम मतलब इटाली के साथ ब्राज़ील को कंपेयर करना होगा। इटाली तो 0th आइटम है और ब्राज़ील है फर्स्ट आइटम। इटाली है 0 एंड ब्राज़ील है फर्स्ट। सो 0th आइटम से स्टार्ट करना होगा। 0 के साथ 1 का कंपैरिजन, मतलब 0th आइटम के साथ फर्स्ट आइटम का कंपैरिजन करना होगा। इसके लिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ये लूप, ओके। और बाहर वाला लूप तो पास के लिए, इसके लिए 1 से स्टार्ट किया है। तो j इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू, यह हम n-1 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम n-i-1 लिखता हूँ, क्योंकि हर पास में हम कंपैरिजन को एक कम कर दूंगा, ताकि लूप अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं होगा। लूप में लूप कम चलेगा, ओके। हम नंबर ऑफ टाइम्स को कम कर देता हूँ, इसीलिए टाइम वेस्टेज नहीं होगा। अगर एरे का साइज बहुत बड़ा है, 10,000 20,000 एलिमेंट है, तो उसके लिए तो इतना कंपैरिजन, पूरा एरे को कंपैरिजन करने के लिए तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम टाइम कम करना चाहता हूँ, इसके लिए हम n-i-1 लेता हूँ, ताकि हर इटरेशन में एक एक करके कंपैरिजन कम होता जाएगा, ओके। एंड उसके बाद है j++, और अब कंपैरिजन करना होगा, दैट इज इटाली क्या ब्राज़ील से बड़ा है। तो ये करने के लिए हमको चाहिए स्ट्रिंग का फंक्शन। तो यहाँ पर तो कोई हेडर फाइल हमने इंक्लूड नहीं किया, तो हमको हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, दैट इज #include string.h, ओके। तो ये #include string.h कर दिया स्ट्रिंग फंक्शन के लिए। तो अब हमारा स्ट्रिंग फंक्शन चाहिए, दैट इज strcmp चाहिए, दैट इज इफ strcmp ऑफ, यहाँ पर जो दो आइटम है, दो आइटम क्या क्या है, पहला है इटाली एंड दूसरा है ब्राज़ील। तो इटाली का जो इंडेक्स, ओके, ये तो 0 है, इटाली का इंडेक्स है 0 और ब्राज़ील का इंडेक्स है 1, और एरे का नाम है ARR, यह एरे का नेम। तो इसका मतलब हमको लिखना है कि ARR ऑफ 0 मतलब इटाली एंड ARR ऑफ 1 का मतलब ब्राज़ील, ओके। सो ARR ऑफ 0 मीन्स Italy and ARR of 1 means Brazil, ओके। ये दोनों आइटम के साथ कंपेयर करना है, ARR of 0 एंड ARR of 1। तो हम यहाँ पर ऐसा लिखूंगा कि ARR of 0, ARR of 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ओके, मतलब ARR of 0 अगर बड़ा है, ओके, ARR of 0 अगर ARR of 1 से बड़ा है, तो वो तो +1 रिटर्न करता है, मतलब वो 0 से बड़ा होगा, ओके। तो इसका मतलब ARR of 0 ARR of 1 से बड़ा होगा। तो अगर ऐसा है तो हमको इंटरचेंज करना होगा। तो इंटरचेंज होगा ARR of 0 एंड ARR of 1 के बीच में। तो इंटरचेंज हम तो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि ARR of 0 इक्वल टू ARR of 1, ऐसा हम नहीं लिख सकता हूँ, ओके। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एरे तो कांस्टेंट है, एरे में हम इक्वल टू देकर ऐसा ही नहीं कर सकता हूँ। तो हमको यूज करना है strcpy, ओके, strcpy। तो हम कैसे करेंगे इसको, दैट इज हमारे पास दो एरे हैं, दैट इज ARR of 0, यह पहला एरे, एंड ARR of 1 यह है दूसरा एरे,
ओके, एरर ऑफ 0 मीन्स यह है इटाली, एंड एरर ऑफ 1 मीन्स ब्राज़ील। ओके, ये दो बॉक्स में ये दो आइटम है। ओके, पहला घर में है इटाली और दूसरा घर में है ब्राज़ील। ओके, यह है पहला एरर ऑफ 0 एंड एरर ऑफ 1। तो अब ये दो आइटम के बीच में इंटरचेंज करना है। तो हम तो जानते हैं एक थर्ड वेरिएबल चाहिए तो वो क्या होगा, वो भी एक एरे ही होगा। ओके, ये भी एक एरे ही होगा, लेकिन ये 1D एरे होगा। ये ARR जो है, ARR तो 2D एरे है। ARR इज ए 2D एरे। और ये जो लूँगा हम एक थर्ड वेरिएबल, इसका नाम टेम्प लेता हूँ। ये टेम्प जो होगा, ये होगा टेम्प विल बी ए 1D एरे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही नाम स्टोर होगा, एक ही कंट्री का नाम स्टोर होगा, बिकॉज टेम्प विल कंटेन ओनली वन आइटम और वन स्ट्रिंग। ओके, टेम्प के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग रहेगा, इसके लिए ये 1D एरे होगा। ओके, तब अब ये इटाली को टेम्प में लाना होगा, इटाली को कॉपी करना होगा टेम्प में। तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा strcpy, ओके, कॉपी करने के लिए। और strcpy में तो टारगेट पहले रहता है, मतलब टेम्प जो है ये टारगेट है तो ये टारगेट यहाँ पर पहले रहेगा टेम्प, और उसके बाद रहेगा सोर्स, मतलब एरर 0। एरर ऑफ 0 होगा सोर्स। ओके, एरर ऑफ 0 और अब क्या हुआ कि इटाली इस टेम्प के अंदर आ गया। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो करना है ये हुआ नंबर 1 स्टेप, और सेकेंड स्टेप में जो करना है दैट इज नंबर 2, ये होगा सेकेंड स्टेप में। दैट इज ब्राज़ील को इटाली में, मतलब एरर ऑफ 1 में जो है उसको एरर ऑफ 0 में लाना है। तो अभी strcpy करना होगा दैट इज strcpy। यहाँ पर टारगेट क्या होगा, एरर ऑफ 0 होगा टारगेट। तो एरर ऑफ 0 कॉमा एरर ऑफ 1। ओके, एरर ऑफ 0 टारगेट है, एरर ऑफ 1 है सोर्स। तो आप करना है इटाली को ब्राज़ील में, मतलब एरर ऑफ 1 में कॉपी करना है, मतलब टेम्प का वैल्यू एरर ऑफ 1 पे कॉपी करना है, मतलब आप टेम्प का वैल्यू जाएगा यहाँ पर। तो ये होगा नंबर 3। ओके, तो आप फिर से strcpy तो पहले रहेगा एरर ऑफ 1। एरर ऑफ 1 अभी टारगेट है, एरर ऑफ 1 कॉमा अब सोर्स है टेम्प। ओके, तो यही हुआ हमारा इंटरचेंज और स्वैपिंग। ओके, यही है स्वैपिंग। तो यही हमको लिखना है यहाँ पर। ओके, इफ के अंदर दैट इज strcpy। तो अब हम तो टेम्प को नहीं लिया, इसके लिए टेम्प को लेना होगा, दैट इज क्या, ये 1D एरे होगा। सो टेम्प ऑफ, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेना होगा यहाँ पे। ओके, साइज क्या होगा, ये 20 लूँगा, इससे भी कम ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम 20 लूँगा, क्योंकि अगर किसी भी स्टेट का नाम में 20 कैरेक्टर्स है तो इसके लिए हम यहाँ पर 20 लेता हूँ।
दैट इज 20, और इससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब strcpy temp यह टारगेट एंड सोर्स होगा AR ऑफ 0। और उसके बाद strcpy अब AR ऑफ 0 होगा टारगेट 0 एंड सोर्स होगा AR ऑफ 1। और इसके बाद strcpy टारगेट होगा AR ऑफ 1 एंड सोर्स होगा temp। ओके, तभी हमारा शॉर्टिंग हो जाएगा। तो आप डिस्प्ले कर देते हैं, दैट इज फॉर इंट I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus, and printf printf देना से %s देना होगा। ओके, %s और कॉमा दे दें, और कॉमा देकर AR ऑफ I। ओके, तो printf देने के लिए %s एंड हमारा एरे है AR ऑफ 1, AR ऑफ 0 से स्टार्ट होगा, AR ऑफ 0, AR ऑफ 1, AR ऑफ 2, AR ऑफ 3, 4 स्ट्रिंग दिखाएगा। ओके, ये शॉर्टिंग हो गया, पहले ब्राज़ील, इटली, जर्मनी ब्राज़ील। ओके, तो ऐसा करके हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर स्मॉल केस अपर केस सभी मिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कि जर्मनी है और यहाँ पर है कैपिटल कर दिया कि ग्रीस। ओके, तो अब ग्रीस में भी जी है पहला कैरेक्टर और जर्मनी में भी जी है। तो अब ये कैपिटल जो जी है ये सबसे पहले चला जाएगा। हम अगर इसको चलाऊं नहीं करते तो यार अब जे होगा, और जे एंड J+1, और ये भी J+1 temp। ओके, तो हमारा जो कंडीशन होगा एक्चुअली वो ऐसा, तो हमने पहली बार ये कांस्टेंट कर दिया था इसके लिए ऐसा हो रहा था। ओके, 0 1 ये कांस्टेंट फिक्स हो जा रहा था। तो अभी तो ये तो वेरिएबल करना होगा, दैट इज हमको करना है कि J एंड J+1 एलिमेंट के साथ हमको कंपैरिजन एंड इंटरचेंज भी करना है। ओके, हमारा तो जो एलिमेंट था दैट इज ये, ये हमारा एलिमेंट था। तो अगर ब्राज़ील है 0 एंड इटली है 1, ओके, तो J यहाँ पर 0 है और J+1 का मतलब 1। तो इसलिए हम दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ और एरे का नाम है ARR ऑफ 0 एंड ARR ऑफ 1, मतलब ARR ऑफ J एंड ARR ऑफ J+1। और इंटरचेंज का टाइम में भी temp कॉमा ARR ऑफ J लिखना होगा, और ARR ऑफ J कॉमा ARR ऑफ J+1 एंड ARR ऑफ J+1 कॉमा temp। तो 0 एंड 1 लिखने से ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए J एंड J+1। ओके, तो अब चलाता हूँ। अब ये जो ग्रीस ये पहले आएगा। ओके, ये ग्रीस पहले आ गया। तो यही है प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है कि ग्रीस तो जी, ये तो जर्मनी के साथ रहना होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि ये तो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का एस की वैल्यू तो छोटा है,
और जो स्मॉल जो लेटर है, स्मॉल लेटर का एस की वैल्यू तो बड़ा है, तो इसके लिए ग्रीस पहले आ रहा है, तो हमको तो ये जर्मनी के साथ करना होगा। ओके, और ग्रीस एंड जर्मनी के बीच में ये ग्रीस बाद में ही रहेगा, जर्मनी पहले रहेगा, क्योंकि जर्मनी के जी के बाद ई है। मतलब ई एंड आर का जो एस की वैल्यू ये चेक होगा। ओके, यहाँ पर जो होगा एक्चुअली कि पहले होगा ये जो ग्रीस यहाँ पर है, और नीचे है जर्मनी छोटा। ओके, तो ये जी एंड जी तो पहला इक्वल है, तो वो नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएगा, दैट इज आर एंड ई। ओके, इस दोनों में कंपेयर करेगा। ओके, ये आर एंड ई, और आर एंड ई में आर तो छोटा है और ई बड़ा है। ओके, तो इसलिए, और यहाँ पर तो आर आर का एस की वैल्यू ये तो कैपिटल है इसलिए छोटा है, लेकिन अगर हम इग्नोर केस करके कंपेयर करूँ, अगर हमको कंपेयर करना है कि इग्नोर केस, तो इग्नोर केस से अगर कंपेयर करूँ तो ये आर ई का बाद में ही आएगा। ओके, तो आर ई का बाद में आएगा, सो ग्रीस नीचे चला जाएगा। तो अगर इग्नोर केस से कंपेयर करूँ तो ई लेस देन आर। ओके, ऐसा हो जाएगा। ओके, उल्टा हो जाएगा अगर इग्नोर केस करके कंपेयर करूँ तो। ओके, ओके, तो आप इसको इग्नोर केस करके कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज strcmpi ऐसा करके। तो आप ये ग्रीस जर्मनी का नीचे चला जाएगा। ओके, ये ग्रीस जर्मनी का बाद चला गया, पहले ब्राज़ील, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद इटली। तो यहाँ पर हमको इग्नोर केस करना होगा, क्योंकि ये दो जी तो एक साथ रहना है। ओके, तो अगर हम इग्नोर केस करके ये कंपैरिजन करना चाहता हूँ और शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो strcmpi लिखना होगा, तब इग्नोर केस करके कंपैरिजन हो जाएगा। ओके, एनी डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके, तो ये हुआ हमारा स्ट्रिंग शॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकली। तो अगर इसको डिसेंडिंग करना है तो जस्ट यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा हूँ, ये लेस देन ज़ीरो करने से ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ओके, जस्ट अगर इसको चलाऊँ तो ये डिसेंडिंग हो गया, इटाली, ग्रीस, जर्मनी, ब्राज़ील। ओके, ये डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा स्ट्रिंग शॉर्टिंग। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ब्लॉक का मतलब क्या? ब्लॉक तो हम जानते हो कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, मतलब दो ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट होता है उसी को बोलता हूँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, जो अभी तक जो हम मेन यूज़ कर रहा हूँ, ये मेन भी एक ब्लॉक है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ओके, यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ओके, मेन भी एक ब्लॉक है। और ये जो इफ ब्लॉक, ये भी एक ब्लॉक है, ये ब्रेस ओपन क्लोज हो रहा है। और ये जो एरे, ये भी एक ब्लॉक है, इसके अंदर ये जो नेम्स है, तो ये सभी ब्लॉक है। तो हम ऑलरेडी देख चुका हूँ ये ब्लॉक क्या होता है। ओके, मतलब ये जो इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ये सभी ब्लॉक है। हम ब्रेस दूँ या ना दूँ उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन तो है
के स्टेटमेंट इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, अगर ब्रेस नहीं भी दूं तो भी वो ब्लॉक ही माना जाएगा, तो उस ब्लॉक के अंदर एक ही स्टेटमेंट रहेगा, यही फ़र्क है। तो ये सभी ब्लॉक है, इफ एल्स फॉर व्हाइल स्विच, ओके, सब कुछ। तो अभी जो हम बात करने जा रहा हूँ फंक्शन, ये भी एक ब्लॉक है। तो इसका स्पेशलिटी क्या है, हमको इसको स्पेशल करके क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो पहला जो देखा था ये भी तो सारे ब्लॉक्स ही है। तो इसका स्पेशलिटी क्या है, पहला स्पेशलिटी है इसका एक नाम है। हमने जो लिखा है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विथ ए गिवन नेम, जिसका एक नाम है, यह है पहला फर्क, ओके। और दूसरा डिफरेंस जो है कि दैट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ओके, यह हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ, कॉल का मतलब यूज़ कर सकता हूँ, ओके। ये जो ब्लॉक है फंक्शन, इसको हम मल्टीपल टाइम्स मतलब जितने बार चाहे हम यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो ये देखकर सभी तो बोलेगा कि ये जो व्हाइल एंड फॉर जो लूप था ये भी तो रिपीटेडली काम करता है, ओके। फॉर एग्जांपल हमने पहले जो फॉर लूप, व्हाइल लूप ये सब देखा था, ये तो फॉर है, इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 3 और 4, i प्लस प्लस एंड printf हेलो, ओके। तो ये लूप तो 4 बार चलेगा, मतलब ये तो रिपीट हो रहा है। तो अगर ये भी रिपीट हो रहा है तो फंक्शन का ज़रूरत क्या है, तो फंक्शन हम बोल रहा हूँ कि बार बार कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन कैन बी कॉल्ड, कॉल मतलब यूज, और यूज्ड मोर देन वन टाइम, तो फंक्शन को भी हम मोर देन वन टाइम यूज कर सकता हूँ, और लूप भी तो मोर देन वन ही यूज हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो तब इस दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क यही है कि अगर हम ऊपर से एक बार नीचे चला जाऊं, अगर इस लाइन पे चला जाऊं, तो अब हम फॉर लूप को दोबारा यूज़ नहीं कर सकता हूं। ये पहली बार तो 1 से 4 तक चलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये ख़त्म हो गया एक बार, मतलब हम फॉर लूप से अगर बाहर आ गया, तो हम दोबारा फॉर लूप को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ हमारा जो कहना है कि वंस वी हैव outside the loop, then we can't restart the loop, okay। यही है हमारा कहना कि अगर ये लूप खत्म हो गया एक बार, तो दोबारा हम इसको रीस्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, यही है प्रॉब्लम। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, फंक्शन अगर खत्म हो गया एक बार तो हम दोबारा इसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ, तो दोबारा नहीं, हम जितने बार चाहे, ओके। दैट इज डिफरेंस इज वंस और आफ्टर फिनिशिंग द फंक्शन, we can restart that function more times, okay, मतलब any number of times, any number of times, okay। यही है डिफरेंस। आफ्टर फिनिशिंग द फंक्शन वी कैन रीस्टार्ट दैट फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार अगर फंक्शन ख़त्म हो गया तो हम दोबारा 3 बार 4 बार जितने बार चाहे हम फंक्शन को रीस्टार्ट कर सकता हूँ, ओके। वी कैन रीस्टार्ट दैट फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बट लूप में क्या होगा, वी कांट रीस्टार्ट द लूप। एक बार अगर लूप ख़त्म हो गया तो हम लूप को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता, यही है दोनों का फ़र्क, ओके। दोनों ही ब्लॉक है, लूप भी एक ब्लॉक है, फंक्शन भी एक ब्लॉक है। तो पहला डिफरेंस है फंक्शन का एक नाम है, फंक्शन हैज़ ए नेम, ये जो हम दोबारा 3 बार कॉल करने का
और यूज़ करने का बात कर रहा हूँ, ये कैसे होगा? क्योंकि फंक्शन का एक नाम है, लेकिन फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये जो बात कर रहा हूँ इसका कोई नाम नहीं है। ये फॉर तो एक कीवर्ड है, फॉर व्हाइल ये तो कीवर्ड है, ये कोई नाम नहीं है। ये ब्लॉक का, हम जो फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, लेकिन फंक्शन का एक नाम होगा। ओके, और उस नाम देकर ही हम इसको रीस्टार्ट करूँगा, मतलब सेकेंड टाइम कॉल करूँगा, नाम है इसलिए। तो फॉर लूप व्हाइल लूप का तो कोई नाम नहीं है, इसके लिए दोबारा कॉल और यूज़ करने का कोई सवाल नहीं है। यही है फॉर लूप व्हाइल लूप का प्रॉब्लम, मतलब वो एक ही बार यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो यही है फंक्शन एंड नॉर्मल ब्लॉक का डिफरेंस। ओके, तो आप बताऊं कि डेफिनेशन यहाँ पर जो हुआ फंक्शन का, दैट इज फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विथ ए गिवन नेम एंड दैट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। ओके, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका एक नाम है और जिसको हम जितने बार चाहे कॉल कर सकता हूँ, मतलब यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या है। तो लेकिन फंक्शन हम क्यों यूज़ करूँगा? तो एक यूज़ तो हमने देखा ऑलरेडी कि फंक्शन को हम जितने चाहे उतने बार यूज़ कर सकता हूँ। ये तो एक बेनिफिट है इसका, एक एडवांटेज, और जिसके कारण हम इसको यूज़ करूँगा। तो लेकिन और भी कारण है, और भी रीज़न है। ओके, यही वन रीज़न है मतलब यही सब नहीं है, और भी रीज़न है। तो वो बाकी रीज़न क्या है? तो आप बताऊँ, रीज़न ऑफ द फंक्शन, दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमको क्यों यूज़ करना है? तो पहले दो एग्जांपल देता हूँ, तभी ये बात समझ में आ जाएगा कि हम फंक्शन को क्यों यूज़ करना है। तो सपोज हमारा जो कंट्री मतलब इंडिया, अगर हमारा कंट्री की बात करूँ, ये इंडिया है, तो इंडिया में तो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, दैट इज़ पीएम। तो ये तो दिल्ली में रहता है, और बाकी हम जो लोग दिल्ली में भी लोग हैं, और बाकी सारे इंडिया में भी लोग हैं, और इंडिया का जो हर स्टेट्स मतलब एरिया वो भी है। लेकिन अगर पहले मान लेता हूँ कि इंडिया को चलाने के लिए, मतलब गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही है, ओके, और कोई नहीं है। बाकी लोग जो है वो नॉर्मल लोग हैं, और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, मतलब चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। लेकिन सारे स्टेट्स है, मतलब एरिया है, ओके, मतलब यहाँ पर जो यूपी होगा, ओके, यहाँ पर यूपी, और यहाँ पर होगा जैसे बिहार, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ओके, तो ऐसा जगह सभी है। ओके, यहाँ पर है मुंबई। ओके, ऐसा करके। तो अगर ऐसा हो रहा है कि सुबह में यूपी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब तो और तो कोई नहीं है यूपी में, तो कोई लोग नहीं है, मतलब नॉर्मल लोग है तो प्राइम मिनिस्टर को तो यूपी में जाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि तो वहाँ पर तो कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा यूपी में, और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिल्ली में लौटना पड़ेगा। और दोपहर में सपोज बिहार में प्रॉब्लम शुरू है, और वहाँ पर भी गया प्राइम मिनिस्टर और उसको सॉल्व करके दिल्ली में लौट आया। और शाम को वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो शाम को फिर से वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा और दिल्ली में लौट आना पड़ेगा। तो अगर सारे दिन भर यही होता रहा, मतलब एक एक जगह में प्रॉब्लम हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है। पूरा एक दिन के अंदर पूरा इंडिया को ट्रैवल करना, ये तो इम्पॉसिबल है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया का साइज बड़ा है, यही प्रॉब्लम है। ओके, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? मतलब पूरा इंडिया
एक दिन में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया का साइज ज़्यादा है। साइज ऑफ इंडिया इज लार्ज, इसलिए पूरा इंडिया को एक दिन में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया का साइज छोटा होता तब यह पॉसिबल हो सकता था। मतलब बहुत सारे छोटा कंट्री है, ओके, मतलब से फॉर एग्जांपल जमाइका, ओके, और वेस्ट इंडीज़, तो ये सब तो छोटा कंट्री है, बहुत ही छोटा कंट्री। तो ये हम पूरा एक दिन में एक दिन में अगर ना हो 2 दिन में हम ट्रैवल कर सकता हूँ, ओके, ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, पूरा जमाइका अगर ट्रैवल करना है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, ओके, यही पूरा कंट्री को कंट्रोल कर सकता है। तो हमारे जैसा इतना स्टेट ये सब जमाइका वेस्ट इंडीज़ में ऐसा नहीं है, ओके, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा कंट्री है। तो इसलिए ये यहाँ पर इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इंडिया का साइज़ बड़ा है। तो हमारे प्रोग्राम में भी ऐसा ही होगा। मतलब अभी हम जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये तो सब मेन के अंदर लिख रहा हूँ, सभी मेन के अंदर। तो लेकिन प्रोग्राम का साइज़ छोटा है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो लेकिन बाद में अगर देखूँगा कि प्रोग्राम का साइज़ बढ़ता रहेगा, लार्ज होता ही जाएगा। तो अगर पूरा प्रोग्राम को हम मेन के अंदर लिख दूँ तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ओके। पूरा प्रोग्राम अगर मेन के अंदर लिख दूँ तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम होगा, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर इंडिया में क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया को छोटा छोटा स्टेट में हम डिवाइड कर दिया। ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और सारे स्टेट के अंदर एक आदमी को हमने अपॉइंट कर दिया, दैट इज सीएम और चीफ मिनिस्टर। तो ये चीफ मिनिस्टर ही है फंक्शन, मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो जिसका एक काम होगा, ओके, मतलब फिक्स्ड काम होगा, फंक्शन का एक फिक्स्ड काम होगा, जैसे चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब का तो फिक्स्ड ही काम है ना, सभी तो एक ही काम करता है रोज, सारे दिन भर तो एक ही काम करता जा रहा है, सारे साल, ओके, सारे साल और सारे दिन भर तो एक ही काम करता जा रहा है। और सारे स्टेट का जो हर चीफ मिनिस्टर है उसका काम तो एक ही है, ओके, कोई तो नया काम तो नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन का और चीफ मिनिस्टर का एक ही काम होगा, वो एक ही काम सारे दिन भर करता रहेगा, मतलब रिपीटेड जॉब, ओके, सेम काम और रिपीटेड जॉब ये करता रहेगा। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा था वही काम अब ये चीफ मिनिस्टर करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर को ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को इतना हेडेक लेना नहीं पड़ेगा, यही इसका बेनिफिट हो गया। तो अब ये सीएम सब काम करेगा और कुछ टाइम के बाद ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देगा कि ओके हमारा काम हो गया, और प्राइम मिनिस्टर उसको देखने के बाद अगर ज़रूरत है तो उस स्टेट में जाएगा और अगर ज़रूरत नहीं तो नहीं जाएगा, ओके, बस काम ख़त्म हो गया। तो यही है फंक्शन कि हम इंडिया को कुछ फंक्शन में डिवाइड कर दिया, ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पहले प्राइम मिनिस्टर के पास था वो हम चीफ मिनिस्टर को दे दिया। मतलब अभी जो हेडेक है वो चीफ मिनिस्टर ले लेगा, प्राइम मिनिस्टर को उतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इंडिया को मैनेज करना आसान हो जाएगा, ओके। यही है इंडिया को स्टेट में डिवाइड करने का जो बेनिफिट। प्राइम मिनिस्टर को काम को हम आसान करना चाहता हूँ, यही है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर का काम को आसान करना, इसलिए हम इंडिया को इतने सारे स्टेट में डिवाइड किया और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया, यही रीज़न है। तो यहाँ पर भी मेन में ही ऐसा ही करना होगा हमको। अगर प्रोग्राम का साइज़ ज़्यादा हो गया
तो हम पूरा प्रोग्राम मेन के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखूंगा। हम क्या करूंगा, मेन को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इसी छोटा छोटा पार्ट को हम बोल रहा हूँ फंक्शन, और एक एक फंक्शन का एक एक काम होगा। से इस फंक्शन का काम होगा ऐड, इस फंक्शन का काम होगा सब्ट्रैक्शन, ओके सब, ओके ऐसा करके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर ऐसा कुछ काम है पूरा प्रोग्राम में, तो हम सभी के लिए सेपरेट सा फंक्शन बना दूंगा। और पहले जो काम मेन कर रहा था वो अभी मेन नहीं करेगा, अभी ये ऐड सब ये सब फंक्शन करेगा, और इसका जो रिजल्ट ये मेन में बैक कर देगा, मतलब दे देगा। ओके रिजल्ट को, ये रिजल्ट को मेन को दे देगा। ओके मतलब मेन से हम इस ऐड सब को कंट्रोल करूंगा। जैसे इंडिया में होता है प्राइम मिनिस्टर सभी चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है, ओके, और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, ये फंक्शन मेन को रिपोर्ट देगा। मतलब यहाँ पर मेन है प्राइम मिनिस्टर एंड पीएम, एंड ये जो ऐड सब यही होगा हमारा चीफ मिनिस्टर। ओके तो इसीलिए क्या होगा कि पूरा प्रोग्राम को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो ये हम कब करूँगा, इसका मतलब नहीं है कि फंक्शन करना ही होगा हमको। फंक्शन हम नहीं भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम चाहता हूँ कि बिना फंक्शन से ही कर सकता हूँ तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा करना हम जो देखूंगा बाद में कि प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है, हमको फंक्शन करना ही होगा। और बाद में जो और भी टेक्निक है, हम अगर C++ और जावा का बात करूँ तो वहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहाँ पर हमको फंक्शन लिखना ही होगा, ये मैंडेटरी है। ओके ये ऑप्शनल, यहाँ पर तो ऑप्शनल है कि फंक्शन लिख भी सकता हूँ नहीं भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूँ वहाँ पर फंक्शन हमको लिखना ही होगा, यहाँ पर मैंडेटरी है फंक्शन लिखना। दैट इज वी हैव टू राइट फंक्शन, वी हैव टू राइट फंक्शन। बिना फंक्शन से वहाँ पर प्रोग्राम नहीं चलेगा। ओके तो इसीलिए फंक्शन हमको लिखना ही होगा, और लिखने से हमारा काम आसानी होगा। ओके हमारा काम कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा, तो हम लिख भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखने से काम आसानी होगा, नहीं लिखने से ही काम कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके तो इसलिए फंक्शन बहुत ही एडवांटेजियस है, हमको इसको यूज़ करना होगा। ओके तो मतलब ये जो पहला रीज़न हुआ हमारा, दैट इज अगर इफ़ द साइज ऑफ द प्रोग्राम गेट्स लार्जर, प्रोग्राम का साइज अगर ज़्यादा हो गया, देन क्या होगा कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द टोटल प्रोग्राम। टोटल प्रोग्राम को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकता हूँ हम, देन इफ़ वी डिवाइड द मेन प्रोग्राम इनटू सम स्मॉलर फंक्शन, अगर हमने मेन प्रोग्राम को छोटा छोटा फंक्शन में डिवाइड कर दिया, देन क्या होगा, इट विल बी ईजियर टू मैनेज द टोटल प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम को मैनेज करना आसान हो जाएगा। सो वी विल राइट सेपरेट फंक्शन फॉर सेपरेट टास्क। हर काम के लिए हम, हर अलग काम के लिए हम अलग सा फंक्शन बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, हर स्टेट के लिए यहाँ पर भी हर सेपरेट काम के लिए सेपरेट फंक्शन बनाऊंगा। ओके तो हम और भी एग्जांपल ले सकता हूँ। इंडिया ये एग्जांपल लेने का ज़रूरत नहीं, हमारा घर में ही हमारा एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हाउस है, और हाउस के अंदर भी तो बहुत सारे काम होता है। मतलब से वॉशिंग, ओके मतलब कपड़े धोना पड़ेगा, ओके वॉश करना होगा, तो ये भी तो काम है। और बर्तन धोना पड़ेगा, मतलब से क्लीनिंग। ओके घर भी धोना पड़ेगा, घर साफ करना पड़ेगा,
मतलब क्लीनिंग, ओके, क्लीनिंग। और इसके बाद मार्केटिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग। और इसके बाद से कुकिंग करना पड़ेगा। तो ये भी तो सारे काम ही है। तो हमारे घर के अंदर ही बहुत सारे काम है। तो अगर कोई चाहता है कि सभी काम खुद ही कर लूँ तो कर सकता है, कोई तो किसने तो रोका नहीं। कोई अगर चाहे तो सब काम वो खुद भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम प्रैक्टिकली अगर बात करूँ, एक ही पर्सन के लिए ये सारे काम खुद करना ये थोड़ा सा मुश्किल ही है। हर रोज़ अगर ये करना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये सब काम के लिए हम सेपरेट आदमी को, पर्सन को रखता हूँ ये काम करने के लिए। वॉशिंग के लिए एक पर्सन, और कुकिंग के लिए पर्सन, मार्केटिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। सपोज वॉशिंग के लिए हमने रखा कि एक पर्सन को F1 एक फंक्शन, और क्लीनिंग के लिए दूसरा फंक्शन F2, और मार्केटिंग के लिए F3, एंड क्लीनिंग कुकिंग के लिए F4। हम 4 आदमी को रख दिया हमारा घर में ये 4 काम करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, हमारा हेडेक कम हो जाएगा। मतलब हमारा घर में जो है मी मतलब मैं जो हूँ, यही हमारा मेन फंक्शन, हम ही है मेन फंक्शन। और बाकी जो है वो हमारा हेल्पिंग फंक्शन होगा, F1, F2, F3, F4। तो हम मेन से मतलब हम ये सब फंक्शन को कंट्रोल करूँगा। मतलब हम ऑर्डर दूंगा कि कब कौन फंक्शन को कौन सा काम करना है, या हम इस फंक्शंस को ऑर्डर दूंगा। ओके, मतलब कंट्रोल करूँगा, और हमारा कंट्रोल के अनुसार ये सब फंक्शन काम करेगा। और उस फंक्शंस का जो कहना है और रिपोर्ट देना है तो वो हमको देगा। ओके, और हम उसको कंट्रोल करूँगा और कॉल करूँगा और यूज़ करूँगा। ओके, तो ऐसा करके हमारा हेडेक कम हो जाएगा। हम जो काम पहले सभी काम तो मैं ही कर रहा था, तो अब ये सब पर्सन करेगा। ओके, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम डिफरेंट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो ये है यहाँ पर लॉजिक। तो हमारा तो मेन रीज़न हो गया कि अगर प्रोग्राम का साइज ज़्यादा हो गया तो फंक्शन यूज़ करने से मेन फंक्शन जो है उसका हेडेक कम हो जाएगा, और पूरा प्रोग्राम इजीली हम मैनेज कर सकता हूँ। ओके, इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। यह है पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न जो है कि अगर एक ही काम हमको बार बार करना है, ये सिमिलर है सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा अलग है कि अगर हमको सेम काम बार बार करना है, तो यहाँ पर भी हमारा घर का जो एग्जांपल दिया, यहाँ पर भी एक ही बात हो रहा है कि हर रोज़ सेम ही काम करना पड़ रहा है। ओके, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हम 2 बार करके फिर से लिख दिया। तो टू अवॉइड री राइटिंग ऑफ सेम कोड, ओके, सेम कोड अगर बार बार लिखना है तो हम उसको अवॉइड करने के लिए फंक्शन लिख सकता हूँ। मतलब अगर ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है, यहाँ पर एक प्रोग्राम है हमारा CP प्रोग्राम, C++ और C प्रोग्राम, abc.c। तो इस प्रोग्राम में अगर कुछ जगह में ये 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। ओके, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी वही 4 लाइन्स लिखना पड़ रहा है। ओके, सेम 4 लाइन्स, और कुछ देर बाद यहाँ पर भी सेम 4 लाइन्स, और यहाँ पर भी सेम 4 लाइन्स, और यहाँ पर भी सेम 4 लाइन्स। ओके, ये सेम 4 लाइन्स हमको 5 बार यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। तो टोटल कितना बार हुआ 5 × 4 मतलब 20 लाइन्स हमको लिखना पड़ेगा। तो हम ये कॉपी पेस्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो डेटा अलग होगा। ओके, स्टेटमेंट तो एक होगा लेकिन डेटा अलग होगा। तो डेटा अलग करके हमको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा तो टाइम लगेगा, फिर टाइम वेस्टेज हो रहा है। सेम लाइन लिख रहा हूँ हम,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम वेस्टेज हो रहा है, टाइम वेस्टेज। ये तो पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या, अगर हम इतना लाइन लिख रहे हैं, ये तो प्रोग्राम का साइज भी तो बढ़ता जा रहा है। दैट इज साइज ऑफ द प्रोग्राम, साइज ऑफ प्रोग्राम गेटिंग इंक्रीज्ड, ओके, इंक्रीज्ड। तो अगर प्रोग्राम का साइज इंक्रीज हो जा रहा है तो क्या होगा, प्रोग्राम मेमोरी में लोड होने से टाइम लगेगा। ओके, सो लोडिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड, loading time will be increased। ओके, लोडिंग टाइम कम करना होगा। सिर्फ प्रोग्राम लिखने से ही काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है, प्रोग्राम का साइज भी कम करना होगा, क्योंकि वो तो लोड होते अगर सारे दिन लग गया तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। प्रोग्राम को तो लोड करना है फास्टर, तभी तो यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। तो अगर लोड होने से 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा, वो तो यूज़र तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो यूज़र तो उस प्रोग्राम को यूज़ नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको ऐसा करके लिखना है कि प्रोग्राम मेमोरी में लोड होने से टाइम कम लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम सेम लाइंस ऑफ कोड रिपीटेडली लिख रहा हूँ। इसमें तो पहला तो टाइम वेस्टेज हो रहा है और प्रोग्राम का साइज इंक्रीज हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करूँगा, एक ब्लॉक बनाऊँगा और ब्लॉक के अंदर जो रिपीटेड कोड है इसको डाल दूंगा। ओके, और इसका एक नाम दूंगा, क्योंकि हम तो जानता हूँ कि फंक्शन का एक नाम होता है। तो सपोज इस ब्लॉक में हम एडिशन कर रहा हूँ, तो इसका नाम दे दिया ऐड। ओके, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज देना पड़ेगा। हम देख रहा हूँ कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो ये ब्रैकेट ओपन क्लोज पेरेंथेसिस, ये इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन है। तो आप इसका नाम दे दिया और ब्लॉक बना दिया, मतलब फंक्शन बना दिया। और अगर ये हमारा प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम, दैट इज abc.c, तो हम क्या करूँगा, जहाँ पर ये सेम लाइंस ऑफ कोड हमको यूज़ करना है, तो हम जस्ट इस ऐड को कॉल कर दूँगा। मतलब पहले यहाँ पर ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर भी ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर भी ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर भी ऐड, एंड यहाँ पर भी ऐड। ओके, 5 बार चाहिए था, तो हमने 5 बार कॉल कर दिया। तो अब ये ऐड लिखने से सेम ब्लॉक कॉल होगा, यहाँ पर भी सेम ब्लॉक कॉल होगा। यही है इसका एडवांटेज, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हमने कितने बार लिखा, इस ब्लॉक को एक ही बार लिखा है, लेकिन यूज़ कर रहा हूँ और कॉल कर, इसको बोलता हूँ कि कॉल कर रहा हूँ। कॉल कर रहा हूँ कितने बार, जितने बार चाहे, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम अनलिमिटेड टाइम्स इसको कॉल कर सकता हूँ। ये 5 बार हमने कॉल कर दिया। ओके, ये कॉल, तो जितने बार चाहे हम इस ब्लॉक को कॉल कर सकता हूँ। यही है इसका बेनिफिट। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्राम का साइज कम हो जाएगा, प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा नहीं, और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि हमने तो एक ही बार लिख रहा हूँ। ओके, बार बार तो लिखने का ज़रूरत नहीं। तो ऐसा करके अगर कहीं पर भी रिपीटेडली कुछ कोड्स चाहिए जो बार बार यूज़ करना है हमको, तब हम उसके लिए फंक्शन बना सकता हूँ। ओके, तो हमारा काम यहाँ पर भी आसान हो जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा और टाइम सेव हो जाएगा। ओके, तो हम जो ये सेकेंड रीज़न जो हम यूज़ करूँगा, दैट इज़ वी कैन अवॉइड रीराइटिंग ऑफ सेम कोड। सेम कोड अगर बार बार लिखना है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करूँगा, दैट मीन्स द लाइन्स विच आर रिक्वायर्ड मल्टीपल टाइम्स, जो लाइन्स हमको बार बार चाहिए, वी कैन पुट दोज लाइन्स इन अ फंक्शन। वो लाइन को हम फंक्शन के अंदर डाल दूंगा,
एंड वेन एवर वी रिक्वायर दोज लाइन्स, जब भी हमको वो लाइन का ज़रूरत पड़ेगा, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज लाइन्स, उस लाइन को हम नहीं लिखूंगा, उसके बदले क्या करूंगा, वी कैन कॉल दैट फंक्शन, हम उस फंक्शन को कॉल करूंगा, एंड दस इट सेव्स आवर टाइम एंड वर्क। एंड ऐसा करके हमारा टाइम एंड काम दोनों ही सेव हो जाएगा। ओके, तो हम फंक्शंस के थ्रू रिपीटेड काम को अवॉइड कर सकता हूँ, रिपीटेड जॉब्स। तो ये है हमारा फंक्शन लिखने का रीज़न। ओके, तो आप देखना है कि फंक्शन को कैसे लिखना है, फंक्शन लिखने का जो सिंटैक्स। तो फंक्शन का एक नाम होगा और वो फंक्शन है, इसको इंडिकेट करने के लिए हमको देना होगा एक पेरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज। यह है एक ऑपरेटर, इसको बोलता हूँ फंक्शन कॉल ऑपरेटर। ओके, तो अब फंक्शन में 3 पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। पहला को बोलता हूँ कि फंक्शन डिक्लेरेशन, तो इसको हम प्रोटोटाइप भी बोलता हूँ, और भी एक नाम है इसका, दैट इज प्रोटोटाइप। ओके, और सिग्नेचर भी बोलता हूँ, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप और सिग्नेचर। और सेकंड है फंक्शन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बोलना है कि फंक्शन का काम क्या है, दैट इज जॉब ऑफ द फंक्शन, एंड लास्ट में है फंक्शन कॉल, मतलब यूजिंग द फंक्शन, तो ये फंक्शन कॉल ऑप्शनल है, हम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो अगर नहीं किया तो फंक्शन कुछ काम नहीं करेगा। ओके, अगर कॉल नहीं किया तो फंक्शन कुछ काम नहीं करेगा। तो एनीवे हम कॉल कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉल करूँ या नहीं करूँ। और यहाँ पर और भी एक बात कि अगर ये जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अगर मेन के ऊपर कर दूं तो ये डिक्लेरेशन ऑप्शनल है। ओके, दैट इज इफ इज डन, इफ दिस इज डन outside main, then declaration is optional, declaration is optional. Okay, declaration is not required, डिक्लेरेशन करने का ज़रूरत नहीं है अगर इसको मेन के ऊपर कर दूं तो लेकिन अगर मेन के अगर नीचे है, आउटसाइड मतलब ऊपर में, ओके, अबव मेन, अबव मेन, ओके, तो अगर मेन के ऊपर कर दूं तो डिक्लेरेशन का कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर डेफिनेशन को मेन का नीचे कर रहा हूँ तब ये डिक्लेरेशन करना होगा। ओके, ऊपर करना होगा, ये डिक्लेरेशन मेन के ऊपर करना होगा, ये दैट इज ये अबव मेन होगा। ओके, अबव मेन। ओके, तो यही है फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो आप देखता हूँ इसका सिंटैक्स क्या है। तो पहले है फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये होगा अबव मेन। तो पहले लिखना होगा कि रिटर्न टाइप, और उसके बाद फंक्शन का नेम, और उसके बाद पेरेंथेसिस देकर इसके अंदर होगा आर्गुमेंट और पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद सेमीकोलन। तो आप देखता हूँ इसका मतलब क्या है। तो ये रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप क्या होता है, तो हम एक एग्जांपल देता हूँ तभी समझ में आ जाएगा ये रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट क्या होगा। तो हम जो ये पहले एग्जांपल दिया था, ये जो
वॉशिंग क्लीनिंग मतलब हमारा घर का। ओके, तो हम फिर से बोलता हूँ, दैट इज़ ये हमारा घर है और हम अभी के लिए, दिस इज हाउस, अभी के लिए मान लेता हूँ कि हमको एक ही काम करना होगा, दैट इज मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग करने के लिए हमको एक आदमी को रखा है, ओके से F1, तो जिसका काम होगा कि मार्केट में जाकर 1 kg पोटैटो को ले आना, दैट इज ब्रिंग 1 kg ऑफ पोटैटो, 1 kg पोटैटो को लाना होगा, यही इसका काम है। ओके, तो आप यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर है मार्केट। ओके, तो अब F1 को बोलूँगा हम कि जाओ तुम मार्केट में और 1 kg पोटैटो को ले आओ। हमने इसको कॉल किया, बिना कॉल करने से कुछ काम नहीं होगा। ओके, अगर कुछ काम करना है तो इसको कॉल करना होगा, मतलब फंक्शन को कॉल करना होगा। तो हम कॉल कर रहा हूँ F1 को कि तुम मार्केट में जाओ और 1 kg पोटैटो को ले आओ। तो ठीक है, ये F1 तो मार्केट में जाएगा, लेकिन जाने के लिए इसको तो कुछ देना पड़ेगा ना। F1 को कुछ देना पड़ेगा, मतलब कुछ रुपया देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, तभी तो वो पोटैटो को खरीद सकेगा। तो इसका मतलब हम इस फंक्शन को दूंगा कुछ मनी, तो ये लिखूंगा हम इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो मनी हमने दे रहा हूँ फंक्शन को, इसको ही बोल रहा हूँ कि आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट मतलब फंक्शन को काम करने के लिए जो देना पड़ता है, इसी को बोलता हूँ आर्गुमेंट। ओके, तो यहाँ पर मनी है आर्गुमेंट, मनी से ही तो खरीदना पड़ेगा, तो हम मनी दे दिया, आर्गुमेंट दे दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया और फंक्शन चला गया मार्केट में और पोटैटो यहाँ पर खरीद लिया, दैट इज परचेज्ड पोटैटो। तो अब ये पोटैटो को खरीद कर हम करूँगा क्या, हमको तो कुछ तो काम करना ना। तो काम क्या है हमारा, हमारा घर में तो कुकिंग करना है, तो कुकिंग, ये पोटैटो को लेकर कुछ कुकिंग करना है। ओके, हम मान लेता हूँ, तो मतलब ये कुकिंग अभी वेटिंग स्टेज में है, ये अभी वेट कर रहा है, वेटिंग। पहले आलू आएगा तभी तो कुकिंग स्टार्ट होगा, तो ये आलू तो आया नहीं, वो तो परचेज किया है मार्केट में, लेकिन घर में तो नहीं आया, तो इसलिए अभी कुकिंग वेटिंग स्टेज में है, कुकिंग अभी शुरू नहीं होगा। आलू आएगा यहाँ पर घर में तभी कुकिंग स्टार्ट होगा, मतलब ये कुकिंग ये पोटैटो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, दैट इज कुकिंग डिपेंड्स ऑन पोटैटो। ओके, पोटैटो आएगा तब कुकिंग स्टार्ट होगा। तो आप ये F1 को क्या करना होगा, इस पोटैटो को घर में रिटर्न करना होगा, मतलब घर में ये पहुंचा देना होगा। ओके, रिटर्न करना होगा पोटैटो। ओके, इसको घर में लौटा देना होगा, तभी तो कुकिंग स्टार्ट होगा। तो इस घर में लौटा देना का जो काम, इस काम को ही बोल रहा हूँ कि रिटर्न। ओके, रिटर्न पोटैटो, पोटैटो को घर में रिटर्न करना होगा। तो ये रिटर्न कहाँ पर करेगा, जहाँ से कॉल किया गया था इसको, वहीं पर रिटर्न करेगा। मतलब हमारा घर से वो कॉल किया गया था F1 को, हमारा घर में ही तो रिटर्न करेगा ना, कोई दूसरा घर में तो रिटर्न नहीं करेगा। तो हमारा घर से कॉल किया गया था, हमारा घर में ही कॉल रिटर्न करेगा। ओके, तो हमेशा रिटर्न कॉलिंग पॉइंट में होता है, रिटर्न इज डन टू द कॉलिंग पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन से जब भी वैल्यू रिटर्न होगा तब कहाँ पर होगा, कॉलिंग पॉइंट में होगा, जहाँ से इसको कॉल किया गया था, मतलब इस
आदमी को, मतलब F1 को हमारा घर से कॉल किया गया था, वो रिटर्न हमारा घर में ही करेगा, कोई दूसरा घर में रिटर्न नहीं करेगा। ओके, जैसा होता है नॉर्मल, तो हमारा घर में ही वो रिटर्न करेगा कॉलिंग पॉइंट में। तो अब हमारा पोटैटो मिल गया, तो अब हम ये कुकिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, जो अभी वेटिंग स्टेज में था पहले, अभी ये शुरू हो सकता है। ओके, तो यही है फंक्शन का कॉलिंग का ऑर्डर। तो यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है इसका टाइप बोलना पड़ेगा। ओके, रिटर्न टाइप क्या है, तो ये हम बता रहा था यहाँ पर कि रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप जो वेरिएबल का टाइप होता है वही यहाँ पर भी हो सकता है कि इंट, कैर, फ्लोट। ओके, तो हम बाद में देखूंगा, पॉइंटर भी हो सकता है, पॉइंटर नाम का भी एक फीचर है, हम बाद में देखूंगा। तो हम पॉइंटर भी रिटर्न कर सकता हूँ, और इंट, कैर, फ्लोट जो नॉर्मल टाइप है वो भी हो सकता है। ओके, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम लिखूंगा void। ओके, यहाँ पर हम लिखूंगा कि void, अगर कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर लिखूंगा void। void का मतलब रिटर्न्स नथिंग, फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यही समझा रहा हूँ ये void कीवर्ड से। void एक कीवर्ड है, मीन्स इसका मतलब है फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, तो हम इसके बाद देखूंगा कि कब रिटर्न करेगा और कब रिटर्न नहीं करेगा। ओके, हम समझूंगा कैसे, ये हम बाद में देख रहा हूँ। और अगर आर्गुमेंट देना है तो हम आर्गुमेंट दे सकता हूँ। तो कैसे देना है कि हम अगर इस डिक्लेरेशन को ऊपर बोल रहा हूँ, मतलब डिक्लेरेशन डेफिनेशन अगर अलग है, तो हम सिर्फ टाइप जो है ये हम कॉमा देकर बोल सकता हूँ, मतलब से दो इंटीजर को पास करना है, तो हम ऐसे बोल सकता हूँ कि इंट कॉमा इंट। ओके, और इसके साथ वेरिएबल भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, से इंट ए कॉमा इंट बी, ऐसा करके दो इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ अगर आर्गुमेंट में, तो हम इंट ए कॉमा इंट बी ऐसा बोल सकता हूँ, और इंट कॉमा इंट ऐसा भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डिक्लेरेशन अगर लिख रहा हूँ तो, और अगर डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो इसके साथ वेरिएबल भी देना पड़ेगा। तो हम आता हूँ डेफिनेशन में, तो यही है हमारा डिक्लेरेशन, और यहाँ पर देना होगा एक सेमीकोलन। ओके, ये डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तो इसको सेमीकोलन से खत्म करना होगा। ओके, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ओके, तो अब आता हूँ फंक्शन का डेफिनेशन में। डेफिनेशन में हमको क्या बोलना होगा कि फंक्शन का काम क्या है, मतलब व्हाट इज द जॉब ऑफ द फंक्शन। ओके, तो यही है फंक्शन का डेफिनेशन। तो इसका सिंटेक्स क्या है, तो यहाँ पर भी हमने डिक्लेरेशन में जो लिखा था वही एग्जैक्ट लिखना होगा, सेमीकोलन को छोड़ के, सेमीकोलन को छोड़ के पूरा लाइन लिखना होगा, और यहाँ पर टाइप के साथ वेरिएबल भी देना पड़ेगा, दैट इज टाइप 1 वेरिएबल 1, कॉमा टाइप 2 वेरिएबल 2, कॉमा टाइप 3 वेरिएबल 3, ऐसा करके जितना चाहे हम आर्गुमेंट दे सकता हूँ। टाइप वेरिएबल दोनों ही बोलना पड़ेगा, और इसके बाद देना होगा कि ब्रेस ओपन और क्लोज। यहाँ पर ब्रेस मैंडेटरी है, हमने पहले जो देखा था कि इफ एल्स देन फॉर लूप, व्हाइल लूप, वहाँ पर तो ब्रैकेट मैंडेटरी नहीं था। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर एक भी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तब भी ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पर मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ओके, तो अब फंक्शन के अंदर रहेगा बॉडी ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन का जो काम,
वही लिखना है फंक्शन के अंदर। ओके, तो हम फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब फंक्शन का काम क्या है ये बोल रहा हूँ, इसी को बोलता हूँ डेफिनेशन। तो अगर डेफिनेशन को मेन का ऊपर बोल दिया तो ये डिक्लेरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा सकता हूँ। ओके, नहीं लिखने से भी चलेगा। ओके, और फाइनली आता हूँ फंक्शन कॉल। ये भी ऑप्शनल है, तो हम कॉल कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो अगर कॉल नहीं किया तो कुछ काम नहीं होगा, मतलब ये यूजलेस होगा। ओके, तो कॉल करने से काम होगा। और इसका जो सिंटैक्स, पहले लिखना है फंक्शन का नाम, यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप हम नहीं दे सकता हूँ। ओके, विदाउट रिटर्न टाइप लिखना होगा। और इसके बाद अगर आर्गुमेंट दिया था तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा आर्गुमेंट का लिस्ट से वेरिएबल का नाम लिखना है। यहाँ पर कोई टाइप हम नहीं लिख सकता यहाँ पर। डेफिनेशन में तो टाइप लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर कोई टाइप हम नहीं लिख सकता हूँ, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना होगा। ओके, तो यह है फंक्शन कॉल। तो अब एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, तभी समझ में आ जाएगा कि फंक्शन हम कैसे लिख सकता हूँ। तो पहले जो फंक्शन लिखूंगा दैट इज write a function to display the word hello, okay, on monitor. तो मॉनिटर में हेलो डिस्प्ले करना है, इसके लिए एक फंक्शन लिखना होगा। तो अब इतना दिन तक हम क्या कर रहा था, मेन के अंदर ही तो लिख रहा था कि प्रिंट एफ डबल कोटेशन में हेलो, ऐसा ही तो लिख रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है मेन। ओके, मतलब प्राइम मिनिस्टर। मेन तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ये काम कर रहा है। लेकिन अभी जो हम करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं करेगा, अभी ये काम कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, मतलब फंक्शन करेगा। ओके, इतना दिन तक हम ही कर रहा था, खुद कर रहा था, लेकिन हम अभी ये काम नहीं करूँगा, ये काम कौन करेगा, ये फंक्शन करेगा। ओके, तो अब हमको एक फंक्शन लिखना होगा जिसका नाम हम दे सकता हूँ कि डिस्प्ले, कुछ भी नाम हो सकता है, नाम से लेकर कोई फैक्टर नहीं है, हम नाम कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमको समझना होगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा और आर्गुमेंट क्या हो सकता है। ओके, दैट इज एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा डिस्प्ले। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। ओके, रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट। ओके, ये क्या हो सकता है। तो रिटर्न टाइप कब होगा, जब यहाँ पर जो हो रहा है कि डिस्प्ले क्या करेगा, हेलो को दिखाएगा। तो सारे टाइम भर, मतलब सारे जिंदगी भर ये हेलो को ही दिखाएगा, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। तो और ये तो पहली बात है कि ये चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात है कि ये मॉनिटर में दिखा रहा है मतलब यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं होगा। जब एक फंक्शन मॉनिटर में कुछ दिखा रहा है, when a function is only displaying something on monitor, then इसका मतलब क्या, it is returning nothing, then it is returning nothing। okay? मतलब रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं है, हम रिटर्न कर सकता हूँ फोर्सफुली, कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करने का ज़रूरत नहीं। ओके, तो हम ऐसा ही समझ सकता हूँ कि इट इज़ रिटर्निंग नथिंग। ओके, अगर कोई फंक्शन
मॉनिटर में कुछ दिखा रहा है, इसका मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, नहीं करना ही अच्छा है, कर भी सकता हूँ लेकिन वो मीनिंगलेस होगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखूंगा, सो राइट void as the return type। रिटर्न टाइप को हम लिखूंगा void। ओके, मतलब कुछ रिटर्न यहाँ पर वो नहीं कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखूंगा, पहले लिखूंगा void डिस्प्ले। ओके, ये रिटर्न टाइप हो गया, ये void है रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न टाइप। और ये डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले है फंक्शन नेम, यह है फंक्शन नेम। और अब आता हूँ आर्गूमेंट में, रिटर्न टाइप का हो गया हमारा। और अब आता हूँ आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट क्या देना होगा यहाँ पर, मतलब कुछ देना होगा या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं, और देना है तो क्या देना होगा। तो यहाँ पर आर्गूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, तो आर्गूमेंट हम कब दूंगा, जब फंक्शन जो काम कर रहा है ये अगर टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तभी आर्गूमेंट देने का सवाल है। ओके, तभी आर्गूमेंट देना पड़ेगा। मतलब इफ ए फंक्शन, if the result of function, if the result of a function is changing from time to time, then it is required to give argument. Okay, it is required to give argument. Okay, अगर फंक्शन जो काम कर रहा है उसका जो रिजल्ट अगर चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, तब आर्गूमेंट देना होगा हमको। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, ये तो हर सारे जिंदगी भर हेलो ही कोई दिखाएगा। ओके, इट विल डिस्प्ले हेलो। ओके, डिस्प्ले हेलो ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। तो अगर सारे टाइम में ये हेलो ही दिखाएगा, तब तो इसका मतलब क्या, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट फिक्स्ड यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब आउटपुट, मतलब यहाँ पर आर्गुमेंट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आर्गुमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड टू गिव argument। okay, because result is fixed, result is fixed। यहाँ पर result fixed है, तो इसलिए argument का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इस ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका अंदर ब्लैंक होगा, कोई कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं। और अगर ये डिक्लेरेशन है, मतलब अगर ये मेन के ऊपर डिक्लेरेशन ऐसा लिख रहा हूँ, तो सेमीकोलन देना पड़ेगा। ओके, और अगर ये डेफिनेशन है तो हम ब्रेस देकर, ब्रेस ओपन क्लोज करके इसका डेफिनेशन बोल सकता हूँ। तो पहले डिक्लेरेशन करके दिखाता हूँ। तो void डिस्प्ले, तो अब हमने ये कहाँ पर लिखूंगा, मेन के ऊपर। ओके, तो दैट इज void डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा डिक्लेरेशन, और इसको हम प्रोटोटाइप भी बोलता हूँ, प्रोटोटाइप। ओके, प्रोटोटाइप। तो अब इसका डेफिनेशन को लिखना है।
डेफिनेशन हमको लिखना है मेन के नीचे। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये प्रोटोटाइप को पूरा उठाकर कॉपी कर दूंगा सेमीकोलन को छोड़ के। ओके, यहाँ पर लिख दिया और अब लिखना है कि ब्रेस ओपन क्लोज। ये ब्रेस मैंडेटरी है, हमको देना ही होगा। और इसके अंदर लिखूंगा फंक्शन का काम, मतलब जॉब ऑफ द फंक्शन, जॉब ऑफ द फंक्शन। ओके ओके, तो इसका जॉब क्या है? जॉब है हेलो को डिस्प्ले करना। ओके, डिस्प्ले द वर्ड हेलो। तो यही काम हम यहाँ पर कर दूंगा, दैट इज printf हेलो। ओके, यही काम है इसका। तो यही काम जो हम कर रहा था इतना दिन तक, वही काम अब ये डिस्प्ले करेगा। ओके, सेपरेट सा आदमी को रख दिया हमने। ओके, ये नौकर को रख दिया। ये नौकर हमके लिए ये हेलो को दिखाएगा। ओके, ये नौकर जैसा है, ये हमारे लिए काम करेगा। ओके, तो अगर इस प्रोग्राम को अभी चलाऊं तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बताया कि हमने सब कुछ कर दिया लेकिन कॉल नहीं किया। डिस्प्ले को डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया। ओके, ये क्या हो गया? डेफिनेशन हुआ है, डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन कॉल नहीं किया। तो अगर कॉल नहीं किया तो वो काम तो नहीं करेगा। ओके, तो इस प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं होगा, लेकिन ये वैलिड है, मतलब सिंटैक्टिकली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चलाऊं तो कोई आउटपुट नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। कॉल करना ही होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, हम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब हम कॉल करूँगा इसको। तो कॉल हम कहाँ से कर सकता हूँ? हम जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकता हूँ। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है कि हम फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को किसी भी जगह से कॉल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस डिस्प्ले को हम मेन के अंदर से कॉल कर सकता हूँ और डिस्प्ले के अंदर से भी कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो अगर डिस्प्ले के अंदर से डिस्प्ले को कॉल करूँ तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। ओके, हम वो बाद में देखूंगा उसको, उसका मतलब क्या होगा। तो अभी जो करूँगा हम डिफरेंट जगह से करूँगा, डिस्प्ले के अंदर से डिस्प्ले को कॉल नहीं करूँगा, लेकिन कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो वो बाद में देखूंगा। अब हम मेन के अंदर से कॉल कर रहा हूँ। तो पहले एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर कि printf स्टार्टिंग मेन, और इसके नीचे कॉल कर दिया डिस्प्ले। तो कॉल करने के लिए क्या लिखना होगा? फंक्शन का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ पर तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो इसके लिए विदाउट एनी आर्गुमेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करना ही होगा। ओके, और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, यही है कॉल। यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। और इसके नीचे हम एक मैसेज दे सकता हूँ कि प्रिंटफ फिनिशिंग मेन। ओके, फिनिशिंग मेन। तो आप देखता हूँ ये कैसे काम करेगा। ओके, तो अब ये हमारा प्रोग्राम है। तो हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर रखता हूँ और इसको यहाँ पर। ओके, तो आप पहले कंपाइलर इस डिक्लेरेशन को चेक करेगा, void डिस्प्ले करने के बाद ही वो पहले क्या करेगा, पहले जो दिख रहा है कि ये डिस्प्ले लिखा हूँ, वो सीधा जाकर ये लास्ट में इसको चेक करके देख लेगा कि हम इस फंक्शन का ही डेफिनेशन ठीक तरह से नीचे लिखा है या नहीं। ओके, ये चेक कर लेगा पहले। कंपाइलर चेक कर रहा है, हाँ सब कुछ ठीक है,
हमने यहाँ पर जो बोला है void ये सब मैच करके देख लेगा। यहाँ पर भी void है, यहाँ पर भी void है, सब कुछ ठीक है। और डिस्प्ले का नाम यहाँ पर है डिस्प्ले, यहाँ पर भी है डिस्प्ले। और ब्रैकेट ओपन क्लोज है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और आर्गूमेंट नहीं है, विदाउट आर्गूमेंट। एंड यहाँ पर भी विदाउट आर्गूमेंट। तो सब कुछ मैच कर रहा है। ओके, इतना देखने के बाद कंपाइलर समझ जाएगा सब कुछ ठीक है। तो फिर से वो यहाँ पर चलाएगा और मेन से उसका काम शुरू करेगा। ओके, तो अब जो होगा कि मेन से पढ़ना शुरू करेगा और आएगा पहला लाइन पे, दैट इज स्टार्टिंग मेन। तो वो मॉनिटर में दिखा दिया कि स्टार्टिंग मेन। ओके, तो अब ये डिस्प्ले में आया, डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ। तो जब ही डिस्प्ले को कॉल करूँगा, इसका नीचे जो काम है वो अभी हॉल्ट रहेगा। ओके, मतलब रुका रहेगा। मतलब ये जो फिनिशिंग मेन, ये अभी वो नहीं दिखाएगा। ओके, पहले डिस्प्ले का काम खत्म होगा, उसके बाद ही फिनिशिंग मेन इसको दिखाएगा। ओके, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कॉल किया गया। ओके, तो अब कॉल किया गया तो वो जाएगा डिस्प्ले का डेफिनेशन। ओके, और यहाँ से जाकर इसके अंदर जो है काम, इसको करना शुरू करेगा। मतलब प्रिंट हेलो, एक ही काम है, तो इसको दिखा देगा। तो ये दिखा दिया कि हेलो। ओके, तो अब वो आएगा इस ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट में, इस फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट में। और क्लोजिंग ब्रैकेट में आकर ही क्या होगा, इससे वो रिटर्न करेगा, ऑटोमेटिक रिटर्न होगा। कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से वो आया था, मतलब इस लाइन पे, मतलब डिस्प्ले, इसी लाइन पे कंट्रोल रिटर्न होगा। ओके, कॉलिंग पॉइंट हम बोल रहा हूँ कि कॉलिंग पॉइंट, यही था कॉलिंग पॉइंट। यहाँ से ही कॉल किया गया था, वो हर टाइम में यहाँ से ही रिटर्न करेगा, यहाँ पर ही रिटर्न करेगा। ओके, डिस्प्ले इस लाइन पे। तो अब यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, तो वो अब नीचे चला जाएगा। ये अभी ये जो लाइन हॉल्टेड था, अभी ये शुरू होगा, मतलब फिनिशिंग मेन। अब ये दिखाएगा, दैट इज फिनिशिंग मेन। ओके, तो यही हुआ हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। तो आप चेक करके देखता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। तो स्टार्टिंग मैन, हेलो, फिनिशिंग मैन। यहाँ पर हमने कोई बैकस्लैश एन नहीं दिया, इसके लिए यहाँ पर एक बैकस्लैश एन देता हूँ, तो अभी नया लाइन पे दिखाएगा, दैट इज स्टार्टिंग मैन, इसके बाद हेलो, इसके बाद फिनिशिंग मैन। ओके, तो ऐसा करके फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। ओके, तो आप दिखाता हूँ कि हमने तो डिस्प्ले को एक ही बार कॉल किया है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि एक ही बार ही कॉल करना होगा। तो हम तो बोला था कि हम जितने बार चाहे कॉल कर सकता हूँ एक फंक्शन को, यही तो एडवांटेज है। तो हम यहाँ पर 3 बार कॉल कर सकता हूँ, 3 बार 4 बार, जितना बार चाहे, नो प्रॉब्लम। और अब क्या करूँगा, इस डिस्प्ले को हम मेन का ऊपर कर दूंगा, और ये डिस्प्ले जो डिक्लेरेशन था इसको हटा दूंगा। ओके, ऐसा भी कर सकता हूँ, हमने जो बोला कि हम डेफिनेशन को ऊपर भी लिख सकता हूँ, तब डिक्लेरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने डिक्लेरेशन को हटा दिया। ओके, तो आप देखता हूँ ये काम कैसे करेगा। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है। और इसको हम यहाँ पर रखता हूँ डेफिनेशन को। तो अब आता हूँ, हमने तो डेफिनेशन पहले ही लिख दिया,
इसका तो और दोबारा करके चेक करने का ज़रूरत नहीं, ये दोनों मैच कर रहा है या नहीं, ये सब तो चेक करने का कोई सवाल नहीं है। हमने तो एक ही बार पूरा डेफिनेशन को लिख दिया ऊपर में। ओके, तो अब कंपाइलर मेन से पढ़ना स्टार्ट कर देगा और पहले दिखाएगा, पहले जैसा ही, दैट इज स्टार्टिंग मेन। ओके, ये दिखा दिया कि स्टार्टिंग मेन। ओके, और उसके बाद वो होगा पहला कॉल में डिस्प्ले। तो पहला कॉल में आते ही वो चला जाएगा इस डिस्प्ले डेफिनेशन में, और इसके अंदर जो है दैट इज हेलो, उसको दिखा देगा, हेलो को दिखा दिया। और उसके बाद हो जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट में। तो क्लोजिंग ब्रैकेट में जाते ही क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा यहाँ से, कहाँ पर, जहाँ से कॉल किया गया था, वो रिटर्न करेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, तो इसके लिए वो थर्ड लाइन पे जाएगा और फिर से डिस्प्ले को कॉल करेगा। तो फिर से वो डिस्प्ले को कॉल किया और वो फिर से अंदर आएगा और फिर से हेलो को दिखाएगा, दैट इज फिर से दिखा दिया हेलो, और फिर से इसका ब्रैकेट मिलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, और फिर से वो रिटर्न करेगा। ओके, कहाँ पर, जहाँ से कॉल किया गया था उसको, तो मतलब यहाँ पर दैट इज सेम पॉइंट पे। ओके, मतलब सेकेंड डिस्प्ले में। तो यहाँ पर भी तो कोई काम नहीं है, तो वो आएगा थर्ड डिस्प्ले में और वो फिर से कॉल करेगा। ओके, फिर से डिस्प्ले को कॉल किया और फिर ये अंदर आया और फिर से हेलो दिखाया, फिर से हेलो, और ये फिर से बैक करेगा जब इसका क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। तो वो फिर से बैक कर रहा है, कहाँ पर, ये डिस्प्ले में, तो यहाँ पर। और इसके नीचे तो और कुछ नहीं है, इसके लिए इसका नीचे चलाएगा, दैट इज फिनिशिंग मेन। तो फिनिशिंग मेन। ओके, तो आप देखता हूँ इसका आउटपुट क्या हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग मेन 3 बार हेलो दिखाया और उसके बाद फिनिशिंग मेन। ओके, हमारा आउटपुट भी ऐसा ही हुआ, स्टार्टिंग मेन, हेलो 3 बार एंड फिनिशिंग मेन। तो यही ऐसा करके हमने 3 बार कॉल कर दिया, हम जितने बार चाहे कॉल कर सकते हैं। तो हमने मैनुअली 3 बार कॉल किया, तो मैनुअली करना है ऐसा कोई बात नहीं, हम अगर एक ही लाइन लिख रहा हूँ, हम लूप से लिख सकता हूँ। मतलब हम एक फॉर लूप कर दिया, इंट I equals to 1, I less than or equal to set 5 and I plus plus and display ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, ये भी कर सकता हूँ, एक लूप में चलेगा ये, तो अब ये 5 बार कॉल हो जाएगा। ओके, 5 टाइम्स हेलो कॉल होगा, हम ये भी कर सकते हैं। ओके, तो यही है फंक्शन कॉल, हमने 3 बार किया है। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल दिखाना, तभी समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कैसे कॉल होता है। फंक्शन कॉलिंग का जो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर हमने तो एक बार दिखाया, तो हम अभी सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ, तभी और भी क्लियर होगा कि फंक्शन का कॉलिंग ऑर्डर कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करूँगा,
तीन फंक्शन लिखूंगा यहाँ पर। तो राइट 3 functions to show the order, of execution of function। फंक्शन का जो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर उसको दिखाने के लिए हम 3 फंक्शन लेते हैं। तो अभी जो करना है, तो हम क्या करूँगा, ऐसा होगा कि 3 फंक्शन होगा। पहला होगा f1 के अंदर से हम f2 को कॉल करूँगा, ऐसा करके। और इसके बाद होगा f2, इसके अंदर से हम f3 को कॉल करूँगा। और होगा f3, इसके अंदर हम कुछ नहीं करूँगा, ब्लैंक रखूँगा। तो अब अगर ऐसा है कि हम देख रहा हूँ ये जो f2 को हम कॉल कर रहा हूँ, ये तो नीचे डिफाइन किया गया, मतलब नीचे डिफाइन करना होगा। अगर हमने डेफिनेशन ऊपर कर दिया, ओके, मतलब ऐसा ही डेफिनेशन को लिख दिया, यही डेफिनेशन है। अगर ऐसा लिख दिया void f1, void f2 and void f3, तो एक्चुअली कंपाइलर यहाँ पर जो देखेगा कि हम f2 को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन f2 का डेफिनेशन नीचे है, तो ये यहाँ पर सिंटैक्स एरर देगा, ओके, क्योंकि f2 का डेफिनेशन नीचे है। और यहाँ पर f3 को कॉल कर रहा हूँ, f3 का डेफिनेशन भी नीचे है, ये इसका डेफिनेशन ऊपर रहना होगा, ओके। तो मतलब ये f2 जो है इसका ऊपर रहना चाहिए, यहाँ पर ऐसा करके void f2, और f3 भी यहाँ पर है, तो f3 को भी ऊपर रहना चाहिए, ओके, ऐसा करके। तो अब ठीक है, पहले f3 को कर दिया, अब f2 के अंदर f3 को कॉल कर रहा हूँ, और f1 के अंदर f2 कर रहा हूँ। अगर ऐसा किया तो ठीक है, लेकिन पहले जो किया था अगर ऐसा कर दिया तो वो गलत होगा। तो हम दिखा रहा हूँ ये फर्स्ट, अगर ऐसा लिख रहा हूँ कि void f1, इसके अंदर कर दिया कि f2, और नीचे void f2, और इसका अंदर f3 को कॉल किया, और void f3, ओके, ऐसा। ओके, तो उस कंपाइलर जब पहले f2 को देखेगा तो वो सर्च नहीं कर पाएगा कि f2 कहाँ पर है। f2 तो नीचे है, नीचे रहने से नहीं चलेगा। तो अगर इसको चलाऊं तो वो एरर दे देगा, ओके, ये एरर दे दिया, बोल रहा है कि f2 was not declared in the scope, ओके। तो ऐसा एरर आ जाएगा, क्योंकि f2 का जो डेफिनेशन ये नीचे बोला है हमने, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए हम ये दोनों को कट करके ऊपर ले जाऊंगा, और f3 को ऊपर रहना होगा, क्योंकि f3 अभी भी नीचे है, f3 को भी ऊपर करना होगा। तो ये f3 भी ऊपर रहेगा, ओके, ऐसा करना होगा, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन अगर ऐसा होता कि इसके अंदर भी और एक फंक्शन था, उसको भी ऊपर करना होगा, ये जब तक ना इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा तब तक उसको ऊपर रहना होगा, क्योंकि यही बात है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ऑर्डर हम किसी भी करना चाहता हूँ तो हम ऐसा कर सकता हूँ कि डिक्लेरेशन को ऊपर बोल सकता हूँ और डेफिनेशन को हम नीचे बोल सकता हूँ, ठीक है। तब हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा ऐसा करके कि void f1 और यहाँ पर void f2 और void f3
डिक्लेरेशन को पहले बोल दिया, और अब ये जो फंक्शंस का डेफिनेशन ये हम अगर नीचे बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये f1 को ऊपर रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके और f3 को नीचे रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर हमने f1 को ऊपर बोला है, और अगर इसको चलाएं तो नो प्रॉब्लम। तो हम जो चाहे कर सकता हूँ, दो ऑप्शन है। तो हम किसी भी ऑर्डर में अगर ये डेफिनेशन को बोलना चाहता हूँ तो पहले डिक्लेरेशन को बोलना होगा ऊपर में। ओके ओके, तो अब हम क्या करूँगा, एफ मेन के अंदर पहले एक प्रिंट एफ करूँगा, दैट इज स्टार्टिंग मेन, और यहाँ से कॉल कर दिया f1 को, और नीचे और भी एक मैसेज दूंगा, दैट इज फिनिशिंग मेन, और f1 के अंदर दूंगा स्टार्टिंग f1, और इसका नीचे फिनिशिंग f1, और f2 के अंदर स्टार्टिंग f2। ओके, एंड फिनिशिंग f2, एंड नीचे स्टार्टिंग f3। ओके, बस यहाँ पर तो कोई कॉल नहीं है, तो एक ही लाइन रहेगा बस। तो यहाँ पर सिर्फ \n को देता हूँ, यहाँ पर \n। ओके, तो आप देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो हमने ऊपर ने ये डिक्लेरेशन बोल दिया, तो इसको छोड़ के बाकी को कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ पर तो ये नीचे वाला जो है इसको हम कट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब कंपाइलर ये पहला लाइन से पढ़ना शुरू कर दिया मेन के अंदर, दैट इज स्टार्टिंग मेन। तो पहले ये दिखा दिया क्या, स्टार्टिंग मेन। ओके, तो अब वो आएगा ये f1 पे, f1 को कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा, इस f1 में। तो वो इसका अंदर जो पहला लाइन दैट इज स्टार्टिंग f1 इसको दिखाएगा, दैट इज स्टार्टिंग f1, और वो जाएगा f2 में। f2 को हम कॉल कर रहे हैं तो वो f2 का डेफिनेशन में जाएगा। तो अभी ये फिनिशिंग f1 जो है ये अभी हॉल्टेड रहेगा। ओके, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले f2 का काम होगा। ओके, तो f2 का अंदर गया और पहला जो लाइन दैट इज स्टार्टिंग f2 इसको दिखाएगा, दैट इज स्टार्टिंग f2, और उसके बाद क्या किया, f3 को कॉल किया तो f3 का डेफिनेशन में चला जाएगा। अब ये फिनिशिंग f2 जो है ये भी हॉल्टिंग रहेगा, दोनों लाइन हॉल्टिंग है, फिनिशिंग f1 फिनिशिंग f2। अब f3 के अंदर जाकर ये स्टार्टिंग f3 काम करेगा, दैट इज स्टार्टिंग f3। ओके, और अब इसके नीचे और कुछ नहीं है,
तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। क्लोजिंग ब्रैकेट मिलने से ही वो बैक करना शुरू करेगा। जहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा मतलब क्या, इस फंक्शन का काम खत्म हो गया। क्लोजिंग ब्रैकेट मिलने का मतलब ही है कि इस फंक्शन का काम खत्म हो गया, मतलब वो अभी बैक करेगा जहाँ से आया था वहाँ पर। वो कहाँ से आया था, इस लाइन पे, ओके, यहाँ पर, तो वो बैक करेगा वहीं पर। ओके, तो वहीं पर तो कुछ काम नहीं है, हम नीचे लाइन पे ही एरो को देता हूँ, मतलब ये फिनिशिंग F2 अब होगा। तो अब वो दिखाएगा फिनिशिंग F2। ओके, तो अब वो जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट में। तो अब तो कुछ करना नहीं है, इसका काम भी खत्म हो गया, F2 का काम। तो अब वो यहाँ से बैक करेगा। कहाँ पर बैक करेगा, इसको जहाँ से कॉल किया गया था F2 को, यहाँ से। तो अब वो वहाँ पर जाएगा, दैट इज उसका नीचे का लाइन है, F2 में ही आएगा। तो यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, तो इसके लिए हम नीचे ही कर दिया एरो सिंबल को। तो प्रिंटर फिनिशिंग F1, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज फिनिशिंग F1। ओके, और अब मिलेगा इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, इसका। तो मतलब F1 का भी काम खत्म हो गया। तो हम यहाँ से ही वो रिटर्न करेगा, कहाँ पर, F1 को जहाँ से कॉल किया गया था, या मेन से। अब वो मेन पर रिटर्न करेगा। ओके, मेन पर रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, तो अब ये नीचे का लाइन पे आएगा। इतना टाइम तक ये फिनिशिंग मेन यह भी हॉल्टेड था, अब ये शुरू होगा, दैट इज फिनिशिंग मेन। ओके, बस यही हमारा आउटपुट होगा। स्टार्टिंग मेन, स्टार्टिंग F1, स्टार्टिंग F2, स्टार्टिंग F3, finishing F2, finishing F1 and finishing main। ओके, तो अब इसको चला कर दिखाता हूँ। तो हमारा आउटपुट होगा, इसको मैचिंग करके देख लेता हूँ ये क्या हुआ है। ओके, यहाँ पर पहले स्टार्टिंग मेन, स्टार्टिंग F1, स्टार्टिंग F2, स्टार्टिंग F3 and finishing F2, finishing F1 and finishing main। ओके, तो यही है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। ओके, एनी डाउट यहाँ पर? एनी कंफ्यूजन? ओके, एनी डाउट यहाँ पर?